बैठिए। चलिए अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जरा ढंग से देखिएगा। सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं, फटाफट बैठ जाओ सारे लोग। यहां पे अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आखिर क्या होते हैं? निकाल लो भाई कॉपी वॉपी। हाँ हाँ लिखने दूंगा, चलो इसमें लिखना भी है वैसे। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो देखो तीन मेजर चीजें हैं। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम कंप्लीटली चले, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहां पे, सबसे पहली चीज इंट्रोडक्शन। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बीच डिफरेंस। और तीसरा है जो एनसीईआरटी लिखती है, दैट इज डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स पार्टनिंग टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये तीन मेजर टॉपिक ऐसे होंगे जो हमें डिस्कस करना है। अब सबसे पहली चीज अगर मैं तुमसे बात करूं, इंट्रोडक्शन। जैसे आप एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ देखेंगे तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, जस्ट ऊपर अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, दैट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन बी 12 आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट रेस्पेक्टिवली। यानी कि वो किसके बारे में बात कर रहा है? एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ जैसे ही खोलते हैं उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ मिलेगा, पहले पैराग्राफ के अंदर जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या लाइन है, जहां से एग्जामिनर सवाल बना सकता है कि क्लोरोफिल हुआ, हीमोग्लोबिन हुआ, विटामिन बी 12 हुआ, आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, आयरन एंड कोबाल्ट। ये किसके कंपाउंड होते हैं? मैग्नीशियम, आयरन और कोबाल्ट के कंपाउंड होते हैं रेस्पेक्टिवली। वेराइटी ऑफ, अगली लाइन क्या लिखती है एनसीईआरटी, वेराइटी ऑफ, एक मिनट, हाँ। पहली चीज एक तो लिखती है क्लोरोफिल, और दूसरी चीज अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन, और तीसरा क्या है, विटामिन बी 12 आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ व्हाट, मैग्नीशियम, आयरन एंड कोबाल्ट। अगला क्या लिखता है, वैरायटी ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेस में इनको यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट के तौर पे, एनालिटिकल रिएजेंट, इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आल्सो फाइंड मेनी एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टेक्सटाइल डाइंग एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। सवाल पहला यही है कि आखिर कहां कहां पे और कैसे कैसे यूज किए जाते हैं। देखो एनसीईआरटी ओरिएंटेड चलना, एनसीईआरटी से बाहर आपका एक सवाल कोऑर्डिनेशन के अंदर नहीं आता है। कोऑर्डिनेशन के अंदर बस इतनी जरूरत है कि एनसीईआरटी को बहुत थारूली और बहुत आराम आराम से आप पढ़िए, एनसीईआरटी हर बात का जवाब देगी। अब जैसे कि मैं तुमसे बात करूं कि क्लोरोफिल के तौर पे सबसे पहली चीज, एक एक वर्ड को समझना, ये शुरू में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है इसलिए ऐसे समझा रहा हूं, बाकी आगे वाली चीजें अपन लिख के समझाएंगे, है ना। तो यहां वाली अगर हम बात करते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करता है, आप ऊपर की लाइन एनसीईआरटी की पढ़िए। सबसे पहली लाइन क्या लिखती है कि केमिकल इंडस्ट्री के अंदर और बायो इनऑर्गेनिक के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे ज्यादा यूज है। अब कैसे यूज है? सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की अगर अपन बात करते हैं, जैसे क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल के अंदर कौन पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या है? तो एक ऐसा पिगमेंट है जो कि रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता है। तो सबसे पहली लाइन से अगर हम देखें कि क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन एंड विटामिन 12 आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, आयरन एंड कोबाल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पे अगर हम जाएं तो क्लोरोफिल जो होता है एक पिगमेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। और उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? तो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है दैट इज मैग्नीशियम। दूसरी बात करते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में उसने क्यों लिखा? हीमोग्लोबिन द रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड विच एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर, अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, और बाकी जो पिगमेंट है किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या कारण है, वो सारी चीजें आप बायो के अंदर बहुत डीप में पढ़ते हो। तो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? सवाल सिर्फ इतना पूछा जाएगा कोऑर्डिनेशन से, तो जवाब है कौन पाया जाता है? आयरन। अगली बात हम करें, विटामिन बी 12 के अंदर क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। अगर आप बायोमोलिक्यूल्स जैसे चैप्टर्स में जाते हैं तो एनसीईआरटी फिर लिखती है कि इंसुलिन जो सबसे कहा जाता है स्मॉल प्रोटीन होता है हमारा 51 अमीनो एसिड का, उसके अंदर लिखती है कि क्या पाया जाता है? जिंक पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोऑर्डिनेशन में नहीं दिया गया है, लेकिन जब मैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करता हूं तो ये मेरा मतलब कहा जाए नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको हर वो बात बता दूं कि कहां कहां पे कौन कौन सी बात लिखी हुई है। तो इंसुलिन के अंदर क्या, अगर हम बात करें इंसुलिन के अंदर क्या पाया जाता है? जिंक पाया जाता है।
और कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज के अंदर भी कौन पाया जाता है, जिंक, एज अ कैटेलाइजर काम करता है। तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में 5 बातें पूछ सकता है। वो क्लोरोफिल के अंदर कौन कौन है, दूसरा अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन के अंदर कौन है, तीसरा अगर हम बात करते हैं विटामिन B12, चौथा अगर हम बात करते हैं कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज एंड इंसुलिन। ये पांचों बातें एनसीईआरटी के अंदर बड़ी डीपली दी गई है। क्योंकि क्या होता है, अपन क्लोरोफिल पढ़ लेते हैं, हीमोग्लोबिन पढ़ लेते हैं, विटामिन B12 पढ़ लेते हैं, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में लिखा हुआ है। इंसुलिन छोड़ देते हैं, क्यों भैया, क्यों आपने उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो बायोमोलिक्यूल्स में, वो इनऑर्गेनिक में थोड़ी है। तो भैया सवाल बनाते वक्त वो कभी नहीं पूछेगा। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की जब हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री में 5 बातें ऐसी बनती हैं। पहला बनता है इंसुलिन, दूसरा बनता है कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज, तीसरा अगर हम आपसे बात करते हैं क्लोरोफिल, चौथा अगर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन, एंड पांचवा अगर हम बात करते हैं विटामिन B12। इनके अंदर कौन कौन के अंदर, जैसे क्लोरोफिल के अंदर कौन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन के अंदर कौन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं विटामिन B12 के अंदर क्या पाया जाता है, दैट इज कोबाल्ट पाया जाता है। बात करते हैं कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज के अंदर क्या पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। इंसुलिन के अंदर भी क्या पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। अगली बात अगर हम करते हैं, अगली बात क्या लिखता है कि विटामिन B12 आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, आयरन एंड कोबाल्ट रेस्पेक्टिवली। वैरायटी ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मेटलर्जिकल प्रोसेस में कौन सा मेटलर्जिकल प्रोसेस, और अगर हमसे सवाल पूछेगा तो कौन सा सवाल पूछेगा, तो सुनिएगा जरा गौर से। अगर मेटलर्जिकल प्रोसेस में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो जो निकल हुआ, ठीक है, कोबाल्ट हुआ, और कौन हुआ, कॉपर हुआ, इनके ओर से इन मेटल को निकालने के लिए जनरली अगर हम बात करें, इनके जो ओर्स होंगे वो क्या है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के रूप में ये भी प्रेजेंट होते हैं। अब जो हम निकालते हैं, कौन निकालते हैं, निकल को, कोबाल्ट को, कॉपर को। 3 एलिमेंट के बारे में एनसीईआरटी लिखती है कि प्योरिफिकेशन ऑफ, अगर आपको देखना है तो एप्लीकेशन ऑफ आप जाके देखिए, कौन सा एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पॉइंटर्स में लिखा हुआ है, वहां मेंशन किया है सिर्फ किसको, निकल को मेंशन किया है। और बीच में एग्जांपल देते वक्त कोबाल्ट और कॉपर को भी मेंशन किया है कि मान लीजिए मेटल ओर से अगर आपको क्या एक्सट्रैक्ट करना है, आपको प्योर मेटल चाहिए, जस्ट लाइक की एनसीईआरटी में जो गिवन है वो निकल गिवन है, ठीक है, ये डायरेक्ट लाइन में गिवन है, ये दोनों एग्जांपल के फॉर्म में गिवन है। तो एनसीईआरटी इसीलिए बोलता है कि बहुत सारे मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का उपयोग होता है। क्यों उपयोग होता है, फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। कहां से प्योरिफिकेशन, ओर्स से प्योरिफिकेशन। क्यों, क्योंकि ओर्स कहां पाए जाते हैं, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। ओर्स कहां पाए जाते हैं, मिट्टी के अंदर। अब मिट्टी के अंदर है तो उनके अंदर क्या होंगी, इंप्योरिटीज होंगी। अब उस इंप्योरिटीज से प्योर मेटल हमें बाहर निकालना है, तो अगेन हमें कौन सा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, मेटलर्जिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अब मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर भी किसका उपयोग आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो यहां पे अगर हम बात करें, एनसीईआरटी ने पहली लाइन बड़ी गजब की लिखी कि क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12 आर द कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट। वैरायटी ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट। कहां इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट की तरह काम करता है, अगला सवाल ये उठ के आ जाता है कि भाई बताइए इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट की तरह कहां काम करता है। तो मैं अगर आपसे बात करता हूं कि इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट के तौर पे देखेंगे विल्किंसंस कैटलिस्ट, बड़ा फेमस एग्जांपल है, एनसीईआरटी में गिवन है, समझ रहे हो। ऐसे ही नहीं उसने वो लाइन लिखी है, उस लाइन का बहुत डेप्थ मतलब है। मतलब ये है कि कैटलिस्ट के तौर पे उसने बोला ना मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, पहला सवाल ये, क्योंकि हमें प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल करना है। कहां से करना है, तो ओर्स से करना है। क्यों करना है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, क्योंकि ओर्स वो होते हैं जो कि मिट्टी में पाए जाते हैं, और मिट्टी में पाए जाएंगे तो उनके अंदर होगी इंप्योरिटीज। अब उस इंप्योरिटीज से हमें क्या निकालना है, मेटल निकालना है। अब अगर मेटल निकालना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मेटलर्जिकल प्रोसेस, और उसके दौरान बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो भी कौन होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज आता है। दूसरा, कैटलिस्ट के तौर पे यूज आता है। बहुत बार एग्जाम में सवाल इसके ऊपर पूछा भी जा चुका है। इनफैक्ट विल्किंसंस कैटलिस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PPH3RHCl। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे ये PPH3 का मतलब ये फेनाइल रिंग कहते हैं इसको। पीएच किसको कहते हैं, तो इस फेनाइल रिंग को कहते हैं पीएच, ठीक है। तो PPH3 देखो ये है PPH3, यही है PPH3, PPH3 ये रहा। ये ग्रुप को क्या बोला जाता है, ये इस एक ग्रुप को बोला जाता है पीएच। कौन सा ग्रुप बोला जाता है, पीएच। कह रहा है पी के साथ कितने पीएच जुड़े हुए हैं, 3। एक पी के साथ 3 पीएच। कितने पी है टोटल, तो टोटल पी कितने हैं, 3। मतलब कि यही यूनिट कितनी है, 3 है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो PPH3RHCl जो अगर हम बात करें, ये कहां यूज किया जाता है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स में। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा
कि एक तो क्लोरोफिल में कोऑर्डिनेट कंपाउंड पाए जा रहे हैं, किसके फॉर्म में कौन पाया जा रहा है, मैग्नीशियम, जो कि बेसिकली क्या बनाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हीमोग्लोबिन के बारे में पूछ सकता है, इंसुलिन के बारे में पूछ सकता है, कार्बोऑक्सी पेप्टाइडेज के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आएगा कि मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज किया जा रहा है, कहां यूज किया जा रहा है और क्यों यूज किया जा रहा है। तो सबसे पहली चीज ये यूज किया जा रहा है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल में। और क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि ओर्स से हम मेटल को निकालते हैं, और ओर्स क्या होते हैं, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, तो उनके अंदर होती है इंप्योरिटीज। तो वहां से हमको मेटल को अगर प्योरीफाई करना है तो हमें अगेन किसका उपयोग करना पड़ेगा, मेटलर्जिकल प्रोसेस का। उस दौरान बनने वाला जो प्योरिफिकेशन जहां से हम करते हैं, वहां से क्या होता है, वहां से जो कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं तो अगला एनसीईआरटी ने क्या बात लिखी है, मेटलर्जिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट, एनालिटिकल रिएजेंट। कहां एनालिटिकल रिएजेंट, तो अगर मैं आपसे बात करता हूं, एनसीईआरटी ने इसका भी जवाब दिया है। एनालिटिकल रिएजेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज ग्रुप 1 के केटायंस होते हैं। कौन होते हैं, एनालिटिकल रिएजेंट का मतलब क्या होता है, लैब के अंदर यूज होने वाले रिएजेंट को बोला जाता है एनालिटिकल रिएजेंट, जो एनालिटिक्स को बताते हैं। कैसे, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक, मात्रात्मक एनालिसिस को जो बताते हैं उनको हम बोलते हैं एनालिटिकल रिएजेंट। क्या बोलते हैं, एनालिटिकल रिएजेंट। जैसे कि अभी लास्ट चैप्टर में उसमें डीएनए ब्लॉक में मैंने बताया था, क्या बताया था कि K2Cr2O7 क्या होता है, एक अच्छे प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज होता है। क्या होता है, K2Cr2O7 किसकी तरह यूज होता है, अच्छे प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह। क्यों, क्योंकि वो एक एनालिटिकल रिएजेंट है। क्यों, क्योंकि वो लैब के अंदर यूज होने वाला एक ऐसा रिएजेंट है जो कि क्या करना पड़ता है, जिसको बात बात में स्टैंडर्डाइज नहीं करना पड़ता है, जो इजिली डिकम्पोज नहीं होता है, जो सबसे रिएक्शन नहीं दिखाता है। इसीलिए उसको हम किसकी तरह यूज करते हैं, गुड एनालिटिकल रिएजेंट। दूसरा एग्जांपल उसी एनसीईआरटी ने आपको डीएनए ब्लॉक में दिया कि सीरियम 4+ जो होता है उसको हम कैसे यूज करते हैं, अच्छे एनालिटिकल रिएजेंट के तौर पे यूज करते हैं। किसके तौर पे यूज करते हैं, अच्छे एनालिटिकल रिएजेंट के तौर पे यूज करते हैं। तो एनालिटिकल रिएजेंट का मतलब क्या है, जो एनालिटिक्स को बताए, एनालिटिक्स को और सामान्य भाषा बोले तो जो एनालिसिस को बताए। सर किसके एनालिसिस को बताए, क्वालिटेटिव यानी अगर हम बात करें गुणात्मक, और अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक। सिंपल सी बात है, गुणात्मक बोले तो किसी केटायन का टेस्ट कर रहे हो, किसी एनायन का टेस्ट कर रहे हो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एनालिटिकल रिएजेंट, एनालिटिकल रिएजेंट में इन ग्रुप 1 एनालिसिस आप पढ़ेंगे बार बार, AgCl का आप कहीं पीपीटी बना रहे हैं, आप कहीं पढ़ेंगे PbCl2 का पीपीटी बना रहे हैं, आप पढ़ेंगे Hg2Cl2 का पीपीटी बना रहे हैं। आपको पता है Ag+ हुआ, ये जो Ag+ हुआ, या फिर अगर हम बात करते हैं Hg+2 हुआ, या फिर अगर हम बात करते हैं Hg2+2 हुआ, या फिर अगर हम बात करते हैं Pb+2 हुआ, ये कौन से होते हैं, ग्रुप 1 के केटायंस कहे जाते हैं। तो इनके एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए एनसीईआरटी में ये बात लिखी गई है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहां कहां यूज किए जाते हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेस, वैरायटी ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेस में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एज अ कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एनालिटिकल रिएजेंट के तौर पर यूज किए जाते हैं। एनसीईआरटी ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी लिखी है और लिखा है टेक्सटाइल डाइंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहां पे, अगर हम बात करें KAgCN2, ऐसे दिखने वाले कंपाउंड को ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। अभी आगे हम ये पढ़ेंगे, बस अभी समझो ऐसे। K2Cr2O7 को एक अच्छा एनालिटिकल रिएजेंट है, मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता क्या है, अभी हम उसके ऊपर डिस्कशन पे आएंगे। सबसे पहली चीज सुनो, KAgCN2, Ag का मतलब क्या हो गया, सिल्वर हो गया, और Au का मतलब क्या हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। तो Ag और Au यूज्ड फॉर द यूनिफॉर्म एंड थिन प्लेटिंग ऑफ सिल्वर। मान लीजिए आपने एक मेटल सरफेस लिया, उसके ऊपर आपको सिल्वर की प्लेटिंग करनी है, आपको गोल्ड की प्लेटिंग करनी है, तो उस दौरान आप किसको काम में लेंगे, आप इनको काम में लेते हैं। किसको, KAgCN2। इसीलिए कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान। एनसीईआरटी का देखिए पहला शब्द आप पढ़िए, क्या लिखा है कि वैरायटी ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट और एनालिटिकल रिएजेंट इन्वॉल्व द यूज ऑफ व्हाट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस में हमें समझ में आया कि प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के लिए, समझ रहे हो मेरी बात को, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के लिए यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट में विल्किंसंस कैटलिस्ट यूज कहां पे यूज किया जाता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स के अंदर।
इसके बाद एनालिटिकल रिएजेंट, यानी ग्रुप 1 का कैटायन का आप क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। जब आप वर्नर्स को पढ़ेंगे तो वर्नर्स में सीखेंगे एक प्राइमरी वैलेंसी होगी, एक सेकेंडरी वैलेंसी होगी। तो वहां आप कहेंगे कि AgCl मैं बनाऊंगा, PbCl2 बनाऊंगा, Hg2Cl2 बनाऊंगा। यानी कि इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है, क्या लिखा है, एनालिटिकल रिएजेंट के तौर पे यूज किया जाता है। देखो आप एक चीज समझने की कोशिश करो, यू कैन नॉट इग्नोर और यू कैन नॉट मिस दिस लाइन। आपका सिलेबस अब कंपाइल हो चुका है, आपको हर एक शब्दों की बहुत बेहतरीन, और मैं बता रहा हूं एक एक बात मैं तुमको दिखा सकता हूं। सब बातें जितनी मैंने निकाली है वो कहीं बाहर से नहीं निकाली है, सिर्फ एनसीईआरटी से। आप एप्लीकेशन में चले जाओ, एप्लीकेशन वाले पार्ट में चले जाओ, ये सारी बातें लिखी होंगी। हाँ थोड़ा बहुत मैंने ऐड ऑन किया होगा इसके अंदर जरूर, लेकिन मैक्सिमम बातें आपकी एनसीईआरटी के अंदर ही लिखी हुई हैं। तो यू कैन नॉट मिस एनी ऑफ दीज लाइन। तो याद रखिएगा कि क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, और ये भी बता दे रहा हूं एनसीईआरटी से बहुत इस चैप्टर में बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आज तक खुद रिसर्च चलती चली आ रही है। आज तक अगर आपको मैं बताऊं कोऑर्डिनेशन आप बहुत माइनर लेवल पे पढ़ रहे हो, कोऑर्डिनेशन का अभी पूरा मतलब रिसर्च ही नहीं कंप्लीट हो पाया है। तो आगे इसमें बहुत ज्यादा नहीं, अब आगे अगर कोई हायर लेवल पे जाएगा तो उसको पता चलेगा एक सेमेस्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी तुमको, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंडर पता चलेगा। एंड में रिजल्ट ये निकलेगा कि जितना पढ़े थे अभी इन पे रिसर्च चल रही है। सीएफटी के बाद एलएफटी पे रिसर्च चल रही है। सीएफटी में क्या है, कैसे आई है सीएफटी थ्योरी, बस मान लिया गया कि मेटल पॉजिटिव चार्ज है और लीगेंड अप्रोच कर रहा है। कैसे है, क्या है, उसके आगे थोड़ा सा डेप्थ में जाओ, सारा जवाब फैल जा रहा है। अभी भी बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं, तो इसलिए इस चैप्टर को बड़े ध्यान से देखना, सिर्फ एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहना, एनसीईआरटी से बाहर एक चीज नहीं पढ़ के जाना है आराम से। इसका एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज, बस इतना ही। और पीवाईक्यूज आप देखोगे कि एक भी बाहर आया ही नहीं है यार, आज तक कुछ भी बाहर से नहीं पूछता है। इस बार भी नाम उसने दिया था किसका, ही उठा के डाल दिया था, वहां पे नाम उठा के डाल दिया था इन्हीं टाइप का, प्लस और माइनस दोनों वाले कॉम्प्लेक्स दे दिए थे और नाम डाल दिया था, एनसीईआरटी बेस्ड ही नाम डाला था। तो इसलिए इसको एकदम हल्के मत लेना। जनरली क्या होता है, ये सब बातें हम छोड़ के चले जाते हैं, और आप देखिए एनसीईआरटी के लाइनों में मैं ये सारी बातें आपको दिखा सकता हूं। तो सबसे पहली चीज मेटलर्जिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट, एनालिटिकल रिएजेंट के तौर पे इनको यूज किया जाता है। अगली लाइन क्या बोलता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑल्सो फाइंड मेनी एप्लीकेशन इन, कहां पे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कहां पे पाया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टेक्सटाइल डाइंग, एंड इसके बाद से मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब देखिएगा जरा गौर से, मैं अगर आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो याद रखना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मेटल सरफेस के ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग करनी है तो उसके लिए हम किसको उपयोग में लेते हैं, KAgCN2 का उपयोग में लेते हैं। ठीक है, सवाल ये पूछेगा विच अमंग द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट कंपाउंड कैन बी यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर कोटेड ऑन मेटल सरफेस। पहला ऑप्शन उसने दिया, पहला ऑप्शन दे दिया Fe4FeCN6 का होल थ्राइस, पहला ऑप्शन उसने ये दिया। दूसरा दिया KAgCN2, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया K2AgCN4 दे दिया। तीसरा, चौथा एग्जांपल कौन सा दे दिया, KAuCN का होल ट्वाइस। अब आंसर कौन सा जाएगा, कौन सा जाएगा, KAgCN2। तो वो सवाल बनाने के लिए बना लेगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री के अंदर किसको, कौन से कोऑर्डिनेट कंपाउंड का हम उपयोग करते हैं। 4 डिफरेंट कोऑर्डिनेट कंपाउंड दे दिया, तो यहां पे आंसर कौन जाएगा, Ag और Au। एनसीईआरटी ने 2 के बारे में लिखा है कि KAuCN का होल ट्वाइस यूज फॉर द यूनिफॉर्म एंड थिन प्लेटिंग ऑफ गोल्ड। मतलब गोल्ड की थिन प्लेटिंग के लिए हम किसको उपयोग में करते हैं, किसको उपयोग में लेते हैं, KAuCN2। दूसरा अगर हम बात करें KAgCN2 को हम किसके उपयोग में लेते हैं, तो थिन प्लेटिंग ऑफ सिल्वर। आगे अगर हम बात करें टेक्सटाइल डाइंग, एक कलर हम जब टेस्ट के दौरान पढ़ेंगे, प्रशियन ब्लू कलर। कैसा पढ़ेंगे, प्रशियन ब्लू कलर। प्रशियन ब्लू कलर जो होता है वो बेसिकली इनका होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें टेक्सटाइल डाइंग लिखने का मतलब क्या है, टेक्सटाइल डाइंग लिखने का मतलब यह है कि जो अक्सर क्या होता है, बहुत पुराने जमाने से कपड़ों के अंदर जो कलर देने के लिए यूज किया जाता है ना, ये वो डाई है जो बालों में लगाने वाला नहीं है, टेक्सटाइल डाइंग लिखा हुआ है, मतलब कपड़ों के अंदर जो कलर यूज किया जाता है। तो प्रशियन ब्लू जो होता है, प्रशियन ब्लू का अगर कलर आप जानना चाहते हैं तो समहाउ ऐसा होता है, वो ऐसा, ये देखो, ये है प्रशियन ब्लू तुम्हारा, हल्का सा ग्रीनिश, ये कलर प्रशियन ब्लू है। इस कलर से मतलब अगर हम बात करें, इस कलर की जितनी टी शर्ट देखते हो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, जनरली वो प्रशियन ब्लू से ही यूज की जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को, तो प्रशियन ब्लू लाइट हो सकता है, डार्क हो सकता है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हम किसका उपयोग करते हैं, प्रशियन ब्लू। उसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe4FeCN का होल 6 का होल थ्राइस। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एनसीईआरटी हमसे ये कहती है मेटलर्जिकल प्रोसेस में आपने इसे उपयोग में लिया है। दूसरा अगर हम बात करें एज अ कैटलिस्ट उपयोग में लिया है। तीसरा अगर हम बात करें एनालिटिकल रिएजेंट के तौर पे उपयोग में लिया है। चौथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में उपयोग में लिया है। और पांचवा अगर हम बात करें टेक्सटाइल डाइंग के तौर पे यूज किया है, डाई में यूज करने के लिए। अब अगली बात कौन सी आती है, दैट इज मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हाँ क्या हो,
अच्छा, मेडिसिनल केमिस्ट्री में, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में कहां कहां पे क्या क्या यूज आता है? तो अगर हम बात करें मेडिसिनल केमिस्ट्री, लास्ट पॉइंट आता है, दैट इज एक विल्सन डिजीज होती है, ठीक है, जो बेसिकली अगर हम बात करें किसकी वजह से होती है, कॉपर की वजह से होती है। दो डिजीज के बारे में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, एक कॉपर की वजह से होती है और एक किसकी वजह से होती है, आयरन की वजह से। तो विल्सन डिजीज जो होती है वो किसकी वजह से होती है, कॉपर की वजह से। तो एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है, ठीक है, अगर हम बात करें डी पेनिसिलिन जो होता है, ये वाला कंपाउंड, इसको उपयोग करके हम उस एक्सेस ऑफ कॉपर को बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है, सो दैट कि क्या होता है, ये डिजीज का जो मेन कारण होता है वो एक मेटल होता है, दैट इज कॉपर, एक्सेस ऑफ कॉपर का बॉडी में हो जाना, इसकी वजह से ये डिजीज होती है। तो इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट कंपाउंड को हम बॉडी के अंदर इंजेक्शन से इंजेक्ट करते हैं, अंदर जाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, और कॉम्प्लेक्स बना के, क्यों कॉम्प्लेक्स बनाता है, दरअसल कॉपर डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं वो अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। ये सब बातें अभी आगे आएंगी कि क्यों रखते हैं, कैसे रखते हैं, लेकिन अभी के लिए बस ऐसा समझो, डी ब्लॉक के एलिमेंट अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। हम बॉडी के अंदर इंजेक्शन के थ्रू ये डालते हैं, अंदर ये जाता है, जो कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, और एक्सक्रीशन के जरिए वो बॉडी से बाहर निकलता चला जाता है। तो अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, बहुत हद तक हम यूज करते हैं कीमोथेरेपी के अंदर। कीमोथेरेपी के अंदर मतलब कि अगर कहा जाए, ट्यूमर्स दो तरह के आप लोग पढ़ते हैं, एक तो होता है बिग्निन और एक होता है मैलिग्नेंट, ठीक है। तो क्या होता है कि ट्यूमर की ग्रोथ को रोकने के लिए एंटी कैंसरस ड्रग होता है जिसका नाम होता है सिस्प्लैटिन। क्या नाम होता है, सिस्प्लैटिन। तो कीमोथेरेपी के दौरान इंजेक्शन में किसे दिया जाता है, जनरली सिस्प्लैटिन को दिया जाता है। अब जैसे कि मान लो किसी को गोली लग गई, अब गोली लग गई तो उसकी बॉडी में सबसे पहले क्या होगा, लेड पॉइजनिंग होगी, लेड पूरी तरीके से बॉडी में फैलने लगेगा, और लेड है बहुत ज्यादा जहरीला। तो उस लेड को बाहर निकालने के लिए हम ईडीटीए का इंजेक्शन यूज करते हैं। किसका इंजेक्शन यूज करते हैं, ईडीटीए का। ईडीटीए का इंजेक्शन बॉडी में मारते हैं। अब देखो आयरन, इसके अगर हम बात करें, ये पीबी है, लेड है। अब लेड कैसा होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का आयन होता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का आयन है, तो ये क्या करता है, ये तुरंत इसके साथ चिपक जाता है, और चिपकने के बाद कॉम्प्लेक्स बना के आपकी एक्सक्रीशन के जरिए या आपके इजेशन के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और हमारी बॉडी में जो वो प्रॉब्लम हो रही थी, जब बेसिकली जो जहर फैल रहा था, वो किसकी वजह से फैल रहा था, लेड की वजह से। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी अगर हम बात करें तो कॉपर को रिमूव करने के लिए पूछ सकता है, आयरन को रिमूव करने के लिए पूछ सकता है, इसके अलावा लेड को रिमूव करने के लिए पूछ सकता है, और एंटी कैंसरस ड्रग के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं उसके बारे में पूछ सकता है, दैट इज सिस्प्लैटिन। यहां पे आने के बाद से आपका पहला पैराग्राफ खत्म होता है, और यहां पे सवाल क्या है, in ferric salt on adding K4FeCN6 a Prussian blue color is obtained which is। अब सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है, सुनना जरा गौर से। इन फेरिक सॉल्ट का मतलब क्या है, Fe ले लिया आपने, Cn का होल 6 यहां पे ले लिया, और यहां पे चार्ज अभी मैं लिख देता हूं -4। हमने कहा कि इसको K प्लस के साथ अगर ट्रीट करें तो कितने K जुड़ेंगे, ये मुझे बताओ, कितने K जुड़ेंगे, 4 K जुड़ेंगे। माइनस कितना है बोलो जल्दी, 4। तो कितने पोटेशियम को पास बुलाएगा, 4। यानी कि ये कंबाइन करके क्या बनाते हैं, K4FeCN का होल 6 ये बनाते हैं। अब सुनना जरा गौर से, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट। कैसा सॉल्ट बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। अभी आगे डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है, बस ऐसे समझो सॉल्ट। दरअसल सॉल्ट है क्या, तो सॉल्ट है केटायन और एनायन का मिक्सचर। क्या है बोलो जल्दी, केटायन और एनायन का मिक्सचर। सॉल्ट किसी को और को नहीं, बस केटायन और एनायन के मिक्सचर को कहा जाता है। अब देखना जरा गौर से, अगर मैं इसको थोड़ा सेपरेट करके दिखाऊं तो क्या इसके अंदर K प्लस, या ऊपर ही आप देख लीजिए, क्या इसके अंदर K प्लस और ये एनायन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये केटायनिक पार्ट दिख रहा है सर हमें, और ये क्या दिख रहा है, एनायनिक पार्ट दिख रहा है। यानी कि अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि बताओ सॉल्ट क्या है, तो केटायन और एनायन का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो यहां पे केटायन भी प्रेजेंट है और यहां पे एनायन भी प्रेजेंट है। अब कहता क्या है, इन फेरिक सॉल्ट ऑन एडिंग K4FeCN6। अब फेरिक सॉल्ट है, ये फेरिक सॉल्ट कौन होता है, तो Fe+3 ले लिया, मतलब मान लो FeCl3 ले ले, या फिर वो डायरेक्ट तुम्हें दे दे कि Fe+3 मैंने ले लिया, ठीक है, और इन दोनों को ट्रीट कराया। अब बताओ यहां पे क्या कह रहा है कि अ प्रशियन ब्लू इज ऑब्टेन्ड विच इज। आप देख के यहां से आंसर सीधा मार देंगे, अभी आपने पढ़ा तुरंत आप आंसर मार देंगे कि भैया यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, Fe4FeCN6 का होल थ्राइस। ये बनेगा, कैसे बना, देखो सिंपल सी बात है। अगर मैं K को हटाऊं यहां से, या फिर K को रहने भी दूं, ऐसे सोचो, यहां पे चार्ज कितना है, माइनस कितना है, 4, तभी 4 पोटेशियम बाहर जुड़ा हुआ है, वरना 4 पोटेशियम जुड़ता क्यों, अगर -4 का अट्रैक्शन नहीं मिलता तो 4 पोटेशियम जुड़ता क्यों, जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना था, -4।
इसका चार्ज इसके पाँव में, इसका चार्ज इसके पाँव में, मिलके क्या बना लेंगे? तो ब्लू कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा बोलो जल्दी? Fe4, और यहां पे क्या हो जाएगा? FeCN का होल 6, और ये क्या हो जाएगा? होल थ्राइस। तो पहला सवाल यही कि इन फेरिक सॉल्ट ऑन एडिंग K4FeCN6 a Prussian blue is obtained, a Prussian blue color is obtained। ठीक है, वो कौन होता है? तो वो ये होता है। कहां यूज किया जाता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कपड़ों को कलर देने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हम इसका उपयोग करते हैं। तो एक सवाल तो ये। अब दूसरा सवाल कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटी कैंसरस ड्रग। ठीक है, पहला सवाल अगर हम बात करें सिस्प्लेटिन, ट्रांसप्लेटिन, समझ रहे हो मेरी बात को? पहला सिस लिखेगा, दूसरा क्या लिखेगा? वो ट्रांसप्लेटिन। तो याद रखना कौन यूज किया जाता है? सिस्प्लेटिन। अब वो हो सकता है एंटी कैंसरस ड्रग ना लिखे, वो पता है क्या लिख दे? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी लिख सकता है वो। ठीक है, डायरेक्ट शब्द क्या लिख सकता है? कीमोथेरेपी। अब आपसे ये पूछा जाए कि लेड की पॉइजनिंग को दूर करना है, तो हम के कौन से किसका इंजेक्शन यूज करेंगे? ईडीटीए का। किसका यूज करेंगे? ईडीटीए का। अगर हम बात करें कि निकल, मुझे प्योर एक मेटल चाहिए, प्योर मेटल चाहिए फ्रॉम ओर्स, मैं किसका उपयोग करूंगा? मेटलर्जिकल प्रोसेस का उपयोग करूंगा। किसका उपयोग करूंगा? मेटलर्जिकल प्रोसेस का। तो अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अच्छा एक बात बताओ कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? अच्छा, विटामिन B12 के अंदर। अच्छा, आयरन के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन। अच्छा एक बात बताओ, जिंक किसके अंदर पाया जाता है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड इंसुलिन दोनों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की लाइन से ये कुछ चंद सवाल बन सकते हैं जो एनसीईआरटी ने ही जवाब लिख रखे हैं। इसको एक काम करिए, अब नोट करना चालू कीजिए आप लोग। यहां पे भी, और ये पहले से लिख लेना, पहले ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट यार। सिर्फ एनसीईआरटी ओरिएंटेड इस चैप्टर में जितना ज्यादा रहोगे उतना ज्यादा बढ़िया अच्छा कर पाओगे। हो गया? 6 शब्द लिखे हुए हैं। एक तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टेक्सटाइल डाइंग एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेटलर्जिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट के तौर पे, एंड एनालिटिकल रिएजेंट के तौर पे।
नोट कर लिया? चले आइए एक एक करके यहां पे लिख लेंगे। सबसे पहली चीज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसका। आपको कुछ मैसेज किया, एक बार चेक कीजिए। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज तो इसी चैप्टर में लिखा हुआ है, ठीक है। यहीं पे इंसुलिन जो है ये कहां पे लिखा हुआ है? बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। ये चारों इसी चैप्टर में दिए गए हैं। ये शुरू में ही दिया गया, शुरू में और ये लास्ट में जाके दिया गया कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। हाँ नहीं नहीं, तुम लोग मत दो, तुम लोग कहाँ दो, तुम लोग पानी देने आते हो, पढ़ाई करो। पानी वानी नहीं चाहिए भाई इतनी जल्दी। तो पानी कभी और दिया जाता है। ये बहुत कि तुम पानी निकाल दोगे यार, पानी दे सर। चले आगे चले। क्लोरोफिल वो पिगमेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। एक बार इसी के ऊपर सवाल आया था कोविड के पीरियड में। हीमोग्लोबिन द रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड विच एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर। ये सब तो तुम लोग पढ़े होगे। किसमें? सर्कुलेशन में, ब्रीदिंग एक्सचेंज में ना। अपर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो कुछ कुछ होने लगता है। इकोलॉजी में भी था, रोहतांग बॉर्डर पे जब जाते थे। हाँ ठीक है, वो सब डिलीट हो गया ना इकोलॉजी से। मतलब जैसे कि क्या है? हम भी पढ़े हैं भाई। मैथ्स की अब बात कर नहीं सकते, वेक्टर इन 3D की बात करेंगे तो समझ में तो आएगा नहीं। अभी हम पूछ देंगे कि एक काम करो a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, तो आधी जनता ना बता पाए। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट का आप में से पूरी जनता में से कोई बता दे। चल, किसी के पास पीसीएम भी था आप में से? पढ़े हो? वेक्टर इन 3D कैलकुलस का एक सवाल पूछ दें, बता दोगे? चलिए कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना, ठीक है। ये नोट कर लिया? अरे यार जल्दी हाथ चलाओ यार, ऐसे करोगे तब तो फिर हो चुका कल्याण भाई। नहीं, अब इस पे चैप्टर में उतना तेजी से नहीं जा सकते ना, वो थ्योरेटिकल जो था उसी में जा सकते थे, सिर्फ एक्टेनॉइड और लेंथेनॉइड में और प्रॉपर्टीज में, क्योंकि जहां से सवाल नहीं आई है। सवाल बेसिकली अगर हम बात करें KMNO4 K2CR2O7। बेटा आप इतना भी बैक नहीं कर सकते, सॉरी। क्या चीज? हम देखे नहीं है बेटा, लिखा है उसमें कहीं ऐसा कोऑर्डिनेट। आयरन है इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब वो कोऑर्डिनेट, आयरन तो FeCl3 में भी है। वो सर्च करना पड़ेगा फॉर्मूला ना, देखना पड़ेगा कि मायोग्लोबिन का फॉर्मूला क्या। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन एक फिनोमेना है, एनालिटिक्स के अंदर की एक फिनोमेना वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन होता है। आप ये कहिए एनालिटिकल रिएजेंट और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या सेम शब्द होंगे? तो मैं कहूंगा यस, बिल्कुल सेम शब्द होंगे। हाँ, टाइट्रेशन इज समहाउ इज फिनोमेना विच इज रिलेटेड विथ एनालिटिकल केमिस्ट्री। हाँ ऑलमोस्ट। अब जैसे कि एनालिटिकल के अंदर एक और बात लिख सकते हो, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन। अगर हम बात करें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन, SNP, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन, ठीक है। एग्जाम्पल लिखते वक्त लिख लेना, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन।
ये कहां दिया गया है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जीओसी के पहले चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन ये कहां दिया गया है? तो ये आपके उसके अंदर दिया गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी खोलना, जीओसी के अंदर ये दिया गया एसएनपी। ये यूज्ड इन द टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन, यूज्ड इन द टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन, ऑर्गेनिक में दिया गया है ये। सल्फाइड आयन S-2 यूज्ड इन द टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन, ठीक है। एनालिटिकल रिएजेंट एक और है, ब्राउन रिंग टेस्ट है आपका, कहां पे? तो ये पी ब्लॉक के अंदर मेंशन्ड है। खैर वो सब आगे आएगा, अभी टेस्ट की जब हम बात करेंगे। अभी एनालिटिकल रिएजेंट के तौर पे ग्रुप 1 का एनालिसिस मेजरली हमें देखने को मिलता है। इनके बारे में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन, चार ऑप्शन बना के, कि कौन सिल्वर प्लेटिंग में यूज किया जाता है, कौन गोल्ड प्लेटिंग में यूज किया जाता है। हाँ, तो पीछे छूट गया तो आगे का लिखो, जगह छोड़ो, मत लिखो, हमको कोई मतलब नहीं है। छब्बीस लाख की भीड़ है ही। 25 लाख तो पिछली साल थी। हाँ, 23 लाख ना, 30 लाख अभी कहा, अभी थोड़ी डेटा आया। क्या चीज? अरे हाँ, कौन कह रहा है? बढ़िया है बेटा। पिछली बार कितना डेटा था नीट के बच्चों का? 23 लाख या 24 लाख? इस बार 25 या 26 होगा, जाएगा डेटा। 30 का तो नहीं कह सकते, 24-25 का हो सकता है, आसार दिख रहा है। कोरोना में एक बात तो है, आबादी खूब बढ़ी है। चलिए आगे चलें। मेडिसिनल केमिस्ट्री, किससे? नहीं 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 नहीं, पीछे कुछ लोग नहीं लिख पाए थे। इसके बाद या तो आप लोग बाहर चले जाइएगा या हमको बेइज्जत करके बाहर निकालना पड़ेगा। गजब हाल है यार, मतलब कोई नहीं बोल रहा है, एक क्लास होता है, 2 क्लास होता है, 3 क्लास होता है, बेटर है आप लोग बाहर चले जाइए प्लीज। डिस्टर्ब करने की एक लिमिट होती है। आगे मेडिसिनल केमिस्ट्री में लिख लीजिए, और वहां पे एक बात और लिख लीजिएगा, आर इफेक्टिव इन इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स, ठीक है। कौन से ट्यूमर की बात कर रहा है? मैलिग्नेंट की बात कर रहा है। बेटा हम तुम्हारा एल्बम निकाल देंगे अभी, तो आजू बाजू देख लो यार, इतना कॉमन सेंस नहीं है। कहाँ वो बगल वाला लिखा नहीं है? टेक्सटाइल में क्या एग्जांपल बताया था? प्रशियन ब्लू, तो प्रशियन ब्लू लिखो, अभी आगे आएगा वापस। देखो मजाक तब करो ना जब तुम लायक रहो, सक्षम रहो।
सक्षम हो, 12वीं पास के अभी? नहीं, मैं बता रहा हूं इन जनरल ही। निकाल लो अपना नीट, उसके बाद करना बैठ के मजाक, 2 घंटा मजाक के करना। अभी नीट निकला नहीं, 12वीं पास का टैग लेके घूम रहे हो, जीवन में कुछ सामने दशा दिशा दिख नहीं रही है, हल्का सा पेपर इधर उधर डेविएट हुआ, फिर करियर गया, फिर 1 साल ड्रॉप मारना। अब बातें जितनी करवा लो। पिछला 2 साल बीता, अगला 2 साल इसी में बीत जाएगा। समस्या हो जाती है फिर बाद में, और ये समझते समझते बहुत समय निकल जाता है। न जाने कितने क्लासरूम्स में फिर एल्बम रिलीज होते रह जाते हैं और लोगों की बातें चलती रह जाती हैं। बाल से गंजे हो जाते हैं आधे लोग। आईसाइट कमजोर हो जाती है, लेकिन फिर भी ड्रॉप पे ड्रॉप ही निकलता रहता है। सिस्प्लेटीन याद रखिएगा, वो ट्रांसप्लेटीन भी लिखेगा, मैं फिर कह दे रहा हूं, मार्क कर लेना, सिस के आगे एकदम मार्क कर लेना, वो ट्रांसप्लेटीन लिख के वो तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा। एक बात और पढ़ते वक्त दिक्कत आ सकती है, तो उस बाजू में लिख लेना चिलेटिंग एजेंट। जो भी रिंग का फॉर्मेशन करे, जो भी रिंग का फॉर्मेशन करे, रिंग का फॉर्मेशन करे, उसे चिलेटिंग एजेंट कहेंगे। उसे चिलेटिंग एजेंट कहेंगे, उसे हम चिलेटिंग एजेंट कहते हैं। जो भी रिंग का फॉर्मेशन करता है उसे हम चिलेटिंग एजेंट कहते हैं। चिलेटिंग न्यूक्लियोफाइल होता है ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में होता है चिलेटिंग लीगेंड होता है। ऑर्गेनिक में एक शब्द होता है चिलेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो रिंग का फॉर्मेशन होगा, उसे हम बोलेंगे चिलेशन, यानी रिंग का फॉर्मेशन। और रिंग का फॉर्मेशन सिस्टम को थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी देता है। जैसे कि डाई हाइड्रो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। रीजन क्या है कि अगर हम बात करें कि ऑर्थो डाई वाले में क्या होता है, कम से कम 2 रिंग बनती है, ऑर्थो मोनो वाले में क्या होता है, 1 रिंग बनती है, और सिर्फ कार्बोक्सी में क्या होता है, एक भी रिंग नहीं बनती है। तो थर्मोडाइनेमिकली कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, डेट इज ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ प्लेटिनम याद रखिएगा, वो हो सकता है कि ये लाइन बजाय पूछने के वो प्लेटिनम की बजाय वहां पे पैलाडियम दे, तो अक्सर सिमिलर देखने में लगता है स्टेटमेंट में, इसलिए मार्क कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूं एनसीईआरटी की ये लाइन है। तो याद रखिएगा कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ पैलाडियम नहीं होगा। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ प्लेटिनम इफेक्टिवली इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, वो हो सकता है लाइन को ऐसा भी लिखेगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ पैलाडियम इफेक्टिवली इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, और तुम खट से आंसर मार दोगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग उस समय काम नहीं करेगा। तो प्लेटिनम ध्यान रखिएगा, प्लेटिनम होगा ये। ठीक है, चलिए हम आगे चलें। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब यहां पे हम आते हैं, सबसे पहले यहां पे देखो, 1 मिनट के लिए ये सवाल पहले नोट कर लो। In ferric salt on adding K4FeCN6, a Prussian blue is obtained, which is ये फोर्थ है, कैसे बना है तो ये देख लीजिए। K4FeCN6 ये कैसे बना, दरअसल FeCN6 पे -4 का चार्ज था, 4 के इसके साथ कंबाइन कर गए तो K4FeCN6 बना, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। सॉल्ट क्या है तो केटायन और एनायन का मिक्सचर कहा जाता है, केटायन और एनायन का मिक्सचर, यानी कि इसके अंदर केटायनिक पार्ट कौन है, K+, एनायनिक पार्ट कौन सा है, ये वाला। अब कह रहा है कि जब इसे हम फेरिक सॉल्ट के साथ ट्रीट करते हैं, तो फेरिक सॉल्ट में आयरन एक मेटल है तो सर पे पॉजिटिव रखेगा, तो Fe के सर पे पॉजिटिव है, इनके सर पे नेगेटिव है, तो यही दोनों लोग रिएक्ट करेंगे, तो यहां क्या बनेगा, इसका चार्ज इसके पांव में चला गया
और इसका चार्ज इसके पांव में चला आया, तो Fe4FeCN6 जो कि कैसे कलर का होता है, प्रशियन ब्लू कलर का होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है इसका। ठीक है, चले आगे चले। चले, चलिए अब सबसे पहली चीज अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है बस ऐसे जनरल पढ़ के सवाल खत्म कर देते हैं, फिर हम इसको समझेंगे। बोथ डबल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू स्टेबल कंपाउंड इन स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो। मतलब फिक्स प्रपोर्शन बाय वेट, याद रखना इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय वेट। स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो का मतलब ये हो गया कि फिक्स प्रपोर्शन बाय वेट। आगे अगर हम बात करते हैं, हाउएवर दे डिफर इन द फैक्ट दैट डबल सॉल्ट सच एज कार्नेलाइट, ये क्या है, एक डबल सॉल्ट है, .6H2O कार्नेलाइट है। दूसरा अगर हम बात करें मोहर सॉल्ट, ये भी क्या है, एक डबल सॉल्ट है। एंड इसके बाद से अगर हम बात करें पोटास अलम, ये भी क्या है, एक डबल सॉल्ट है। तीनों के तीनों क्या होते हैं, डबल सॉल्ट होते हैं। ठीक है, क्या कहता है, डिसोसिएट इनटू सिंपल लाइन, छोड़ दो क्या है वो सारी बातें, बस ये समझो कि कार्नेलाइट, मोहर सॉल्ट और पोटास अलम को इसने क्या बोला, इसने बोला कि डबल सॉल्ट होते हैं व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। हाउएवर कॉम्प्लेक्स आयन सच एज FeCN6 4-, वही बात है, K4FeCN6 ले लो या Fe4FeCN6 ले लो, और K4FeCN6 डू नॉट डिसोसिएट इन Fe+2 एंड Cn- आयन। बहुत क्लियर बात है, पहले इसके ऊपर देखो सवाल कैसा कैसा बोल सकता है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, तो आपका पोटाश अलम, मोहर सॉल्ट और कार्नेलाइट कैसा है, डबल सॉल्ट है, और जबकि अगर हम बात करें तो ये क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो जाता है। दूसरा अगर उसी एनसीईआरटी से हम बात करें तो विच इज नॉट अ डबल सॉल्ट, इनमें से डबल सॉल्ट कौन नहीं है, तो भी आंसर क्या जाएगा, 4 जाएगा। या फिर वो आपको ऐसे घुमा के दे सकता है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ डबल सॉल्ट, तो आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। नाउ सवाल अब ये उठता है कि सर ये डबल सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है क्या। अब इस बात को हम समझते हैं ढंग से, सुनना। अब उसके बाद से एनसीईआरटी की ही बात मानते हैं और एनसीईआरटी की ही बात समझते हैं। तो यहां पे देखो, यहां पे मैं ऊपर लेता हूं, देखो होता क्या है, डबल सॉल्ट क्या होता है, सुनो। पहली चीज अगर हम बात करें कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है क्या, या फिर ये डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात कहां से निकली। आपने क्या किया मेरे भाई, आपने सबसे पहले लिया एक्वस सॉल्यूशन। मान लीजिए आपने एक ग्लास लिया, एक ग्लास के अंदर आपने क्या भरा, पानी भरा, ठीक है, और पूरा पानी भरने के बाद उसके अंदर क्या मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया। एक ग्लास लिया, उस ग्लास के अंदर सॉल्ट डाला, और सॉल्ट डालने के बाद से आपने उसको पानी में पूरी तरीके से मिक्स कर दिया। अब आपने उसे क्या बोला, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट 1, क्या बोला, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट 1। आपने कोई दूसरा सॉल्ट लिया, सर सॉल्ट क्या है, केटायन और एनायन का मिक्सचर है, कोई भी जनरल केटायन और एनायन का मिक्सचर लिया, पानी में डाला, पानी में डालने के बाद से उसको पूरी तरीके से मिक्स कर दिया, उसको आपने क्या बोला, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट 1। आपने कोई दूसरा ग्लास का पानी का लिया, ठीक है, और दूसरे ग्लास में क्या किया, आपने कोई दूसरा सॉल्ट डाला। अब इसे हमने क्या बोला, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट 2। एक्वस सॉल्यूशन बोले तो पानी में सॉल्ट 2, दूसरा कोई सॉल्ट लिया है उसको पानी में मिक्स किया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट 2। इन तीनों को, इन दोनों को बढ़िया तरीके से मिक्स करने के बाद एक ले लिया कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये आपने मान लीजिए लेट सपोज एक कंटेनर ले लिया, और कंटेनर लेने के बाद से अगर हम यहां पे बात करें कि कंटेनर आपने लिया और इस कंटेनर के अंदर दोनों को उड़ेल दिए पूरी तरीके से, समझ रहा हूं मेरी बात को, यहां पे सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2 दोनों को क्या किया, इसमें डाल दिया।
दोनों को अब इसमें डाल दिया, समझ रहे हो मेरी बात को, दोनों को डाल दिया। नीचे आपने क्या लगा दिया, हीट लगा दिया। हीट लगाने के बाद से, अब हीट लगाने के बाद से क्या होने लगा, धीरे 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 करते 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 पहले सरफेस हीट होगा। सरफेस हीट होने के बाद से क्या होना शुरू होगा मेरे भाई, यहां पे ये सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2 का मिक्सचर आ गया, सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2 का मिक्सचर आ गया। आपने इसको हीट करना चालू किया, हीट करना चालू किया, धीरे धीरे पहले पहली लेयर हीट हुई, एनर्जी आगे ट्रांसफर होनी चालू हुई। एनर्जी जैसे ही आगे ट्रांसफर होगी तो आगे का पार्टिकल हीट हुआ, हीट हुआ, हीट हुआ, हीट हुआ, फिर ये अपने आगे वाले को करेगा 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 करेगा, और ऐसे करते करते एक टाइम बाद ये क्या बन के उड़ना शुरू हो जाएंगे, वेपर बन के उड़ना शुरू हो जाएंगे। तब तक वेपर बन के उड़ाते रहो, तब तक वेपर बन के उड़ाते रहो, जब एंड में, जब तक जाने के बाद आपको क्रिस्टल ना मिल जाए। क्या ना मिल जाए, क्रिस्टल ना मिल जाए, उसका क्रिस्टल ना मिल जाए, ठोस पदार्थ ना मिल जाए। आपने क्या किया, लास्ट में इसको क्या किया, क्रिस्टलाइज किया। क्रिस्टलाइज करने का मतलब क्या किया, क्या करना होता है, इवोपरेट करना होता है। मतलब कि आपने कंटेनर में क्या लिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट 1, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट 2, दोनों को उड़ेल दिया, और क्या कर दिया आप बताइए, आपने कंटेनर लिया और कंटेनर को क्या करना शुरू किया, हीट करना चालू किया। हीट करते गए करते गए करते गए करते गए, तब तक करते रहे जब तक कि उसका क्रिस्टल ना बच जाए। अब उस क्रिस्टल जैसे ही बचा, ये जो क्रिस्टल जिस प्रोसेस से ऑब्टेन हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। यही क्रिस्टलाइजेशन का कुछ और मतलब नहीं होता है। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है क्रिस्टल को ऑब्टेन करना। और क्रिस्टल को ऑब्टेन कैसे करते हैं आप, आपने सॉल्यूशन लिया, आप हीट करते गए, हीट करते गए, हीट करते गए, तब तक हीट करते रहे, तब तक हीट करते रहे जब तक कि वो पूरा पानी उड़ के एंड में वो क्रिस्टल नहीं बच गया। अब वो क्या कहा जाएगा, क्रिस्टल, और इस फेनोमेना को क्या बोला जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन। सम टाइम आप इसको और क्या बोल सकते हो, इवापोरेशन। क्या बोल सकते हो, इवापोरेशन, मतलब कि पानी को उड़ाना। अब लास्ट में आप क्रिस्टल ले लिए, क्रिस्टल लेके लैब में पहुंच गए। अब ये क्रिस्टल या तो डबल सॉल्ट हो सकता है या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो सकता है। अब इसके बारे में स्टडी करना है आपको, कुछ नहीं करना था, आपको एक ग्लास लेना था, उसमें एक सॉल्ट को डालना था, दूसरी ग्लास लेना था, दूसरे सॉल्ट को डालना था, दोनों को कहां उड़ेल लेना था, एक बीकर में उड़ेल लेना था। बीकर में उड़ेलने के बाद क्या करना है, अब आपको हीट करना शुरू कर देना है। सबसे पहले पहली लेयर हीट होगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी, आगे ट्रांसफर होगी, फिर फर्दर लेयर हीट होगी, फिर एनर्जी ट्रांसफर होगी, फिर फर्दर लेयर हीट होगी, फिर एनर्जी ट्रांसफर होगी, फिर फर्दर लेयर। एक समय बाद एनर्जी को बाहर निकलने का मीडियम चाहिए। अब वो किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में उठना चालू होगा, चालू होगा, चालू होगा, चालू होगा, पानी उड़ते 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 पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। एंड में बचेगा क्या आपके पास, क्रिस्टल। अब इस क्रिस्टल को लेप के आप लैब में पहुंच गए। अब ये जो क्रिस्टल है, या तो ये डबल सॉल्ट हो सकता है, या क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या हो सकता है, डबल सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो सिंपल सी बात है, अगर हम आपसे बात करें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल की अगर हम बात करते हैं, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है साहब, एक ग्लास पानी लेना है। क्या लेना है, बोले जल्दी, एक ग्लास पानी, उसमें क्या डालना है, सॉल्ट 1 डालना है, और दूसरे ग्लास पानी लेना, उसमें सॉल्ट 2 डालना है, और दोनों को डाल के फिर क्या कर देना, एक बीकर में इकट्ठा कर लेना है। उस बेकर में इकट्ठा करने के बाद उसको हीट करो। कब तक हीट करते रहो, जब तक कि उसका पानी उड़ ना जाए और उसके अंदर क्या ना बच जाए, क्रिस्टल ना बच जाए। अब उस क्रिस्टल को लेके आप कहां पे पहुंच गए, बोले जल्दी, लैब के अंदर। अब उसका नेचर क्या हो सकता है, या वो डबल सॉल्ट हो सकता है, या वो क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। समझ रहे हो, क्या करना है, एक्वस सॉल्यूशन लेना है, और दूसरा क्या करना है, दूसरा भी एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन ये दोनों सेम सॉल्ट का होना चाहिए, अलग अलग सॉल्ट का, अलग अलग सॉल्ट का। अब इसको लेके आपने हीट किया, हीट करने के बाद से लास्ट में जो क्रिस्टल बचा है, क्रिस्टल कब मिलेगा, जब आप उसके अंदर का पूरा पानी उड़ा देंगे, यानी उसको क्रिस्टलाइज कर देंगे। क्रिस्टलाइज करने का कुछ और मतलब नहीं होता है, क्रिस्टलाइज करने का सामान्य मतलब है जितना पानी है, जितना मॉइस्चर है, सब उड़ा दो, एंड में जो बचेगा वो क्या कहा जाएगा, क्रिस्टल। अब इस क्रिस्टल को लेके लैब में पहुंच गए। अब लैब में जैसे ही तुम पहुंच गए, और लैब में ले जाके कुछ नहीं करना है, फिर वापस पानी में डाल देना है। क्या करना है, पानी में डाल देना है। लैब में ले जाके इस क्रिस्टल को और कुछ नहीं करना है, पानी में डाल देना है। अब दो कंडीशन होगी, मान लो मैं एक सॉल्ट हूं, ठीक है, और तुम एक सॉल्ट हो, ठीक है, तुम ही को मानते हैं ना। मान लो तुम एक सॉल्ट हो, तुम्हारा कंस्टिट्यूएंट बॉडी पार्ट क्या है, हाथ है, पांव है, नाक है, आंख है, कान है। तुमको जैसे ही पानी में डालते हैं, आंखें दूर एकदम जाने लगती हैं तुमसे, एकदम गजब आता है इसमें, ओहो की क्या बात है बे, इमेजिन कर गया बालक। समझ रहे हो, हाथ मान लो दोनों दूर जाने लगे, पैर दोनों दूर जाने लगे, और जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं आपसे दूर जाने लगे। समझ रहे हो मेरी बात को, सिंपल सी बात है, यानी आप पानी में जाते ही क्या हो गए, पूरी तरीके से फैल गए। अरे फैल गए कि नहीं फैल गए, अंग्रेजी में उसको कहते हैं डिसोसिएशन। क्या कहते हैं, डिसोसिएशन। सॉल्ट किससे बना होगा, केटायन और एनायन से बना होगा, और केटायन और एनायन में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। और पानी में ही क्यों डाला आपने, क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है,
और पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है तो वो क्या है, वो क्या करेगा, वो केटायन और एनायन को एक दूसरे से क्या करेगा, अलग करेगा। तो जैसे ही आपने क्रिस्टल को पानी में डाला, अगर ये कंप्लीटली जिनसे जिनसे मिलके बना हुआ था, जिनसे जिनसे, मान लो जैसे कि कार्नेलाइट की बात करते हैं, KCl MgCl2.6s2 ये फॉर्मूला होता है। तो अगर जैसे ही कार्नेलाइट को हमने पानी में डाला, तुरंत वो क्या होगा, K प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया, Mg+2 अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया। समझ रहा हो मेरी बात को? यानी कि जितने कंस्टिट्यूएंट आयन, अब जैसे कि कंस्टिट्यूएंट वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आपका हाथ, आपका पांव, आपकी आंखें, आपके कान, आपके नाक, आपके बाल, ये क्या है, आपके कंस्टिट्यूएंट बॉडी पार्ट्स थे। वैसे ही सॉल्ट जिनसे जिनसे मिलके बना हुआ है उनको हम कहते हैं कंस्टिट्यूएंट आयंस। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। सॉल्ट जिनसे मिलके बना होता है, कॉपी के अंदर पहले ये बात लिखो, सॉल्ट जिनसे मिलकर बनता है उन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। सॉल्ट जिनसे मिलकर बनता है उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। सॉल्ट जिनसे मिलकर बनता है उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। सॉल्ट जिनसे मिलकर बनता है उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। सॉल्ट जिनसे मिलकर बनता है, जिन आयन से मिलकर बनता है उन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। ब्रैकेट मार के नीचे लिख लो ना, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। सॉल्ट जिन आयन से मिलकर बनता है उन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। सबसे पहले क्या किया आपने, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट 1 लिया, KCl मान लीजिए ले लिया, यहां पे KCl का सॉल्यूशन ले लिया, यहां किसका सॉल्यूशन ले लिया, MgCl का सॉल्यूशन ले लिया, हाँ या ना। अब KCl और MgCl का सॉल्यूशन लेके आपने मस्त एकदम मिक्स किया। मिक्स करने के बाद यहां क्या आ गया, यहां KCl भी आया, डॉट MgCl2 भी आया, डॉट समथिंग वाटर भी आया। अब आपने इसको क्या करना शुरू किया, क्रिस्टलाइज, मतलब इसके अंदर से पूरे पानी को उड़ाना चालू किया। हीट करोगे पानी उड़ेगा, बचा क्या आपका लास्ट में, क्रिस्टल। अब इस क्रिस्टल को पानी में डालो, अगर पानी में डालते ही K प्लस में टूट जाए, Mg+2 में टूट जाए, Cl माइनस में टूट जाए, तो यानी कि ये अपने सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट गया या नहीं टूट गया, ये मुझे बताओ। अगर सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट गया, यानी कंटेनर के अंदर K प्लस भी होगा, कंटेनर के अंदर Mg+2 भी होगा, कंटेनर के अंदर Cl माइनस भी होगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, Ag डाल के AgCl का PPT बना सकता हूं कि नहीं, यानी Cl माइनस का टेस्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। अगर मान लो क्लोरोफिल के अंदर जो कोऑर्डिनेट वाला कंपाउंड था उसी को मैं डाल के वहां मैग्नीशियम से रिएक्ट करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना के उसको सेपरेट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं। अरे हाँ ना बोलो भाई। K प्लस के लिए जो टेस्ट होगा, वैसे तो होता नहीं है जनरली, लेकिन अगर हम बात करें K प्लस के लिए, अगर मान लो K प्लस का मुझे पता लगाना है, NO3 नाइट्रेट डाल के क्या KNO3 से पता कर लूंगा या नहीं कर लूंगा। यानी कि अगर पानी में जाने के बाद कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, कंप्लीटली आयोनाइज होने का मतलब कंप्लीटली अपने आयंस में बिखर रहा है, टूट रहा है, जिनसे मिलके वो बना हुआ था, तो क्या वो अपने सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस का टेस्ट देगा या नहीं देगा, ये बताओ। अरे जब सारे आयंस में फैलेगा तो सारे आयंस का टेस्ट देगा या नहीं देगा, ये मुझे बताओ। देगा। दूसरा नेचर का सॉल्ट हो सकता है, पानी में डाले उसको, टूटा, कुछ हद तक टूटा, कुछ हद तक टूटा, पूरा नहीं, कंप्लीटली नहीं टूटा, कुछ हद तक टूटा, और कुछ हद तक टूटेगा तो कुछ हद तक आयन का टेस्ट आएगा, और कुछ हद तक आयंस का टेस्ट आएगा, यानी अपने आइडेंटिटी, जो अपने आयंस कंस्टिट्यूएंट आयंस हैं उनकी आइडेंटिटी छुपा रहा है या बता रहा है दुनिया को, ये बताओ। छुपा रहा है, मतलब एक अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, दूसरी अपनी आइडेंटिटी बताता है। अरे हाँ ना बोलो भाई, कौन बताता है कौन छुपाता है, डबल बताता है, कॉम्प्लेक्स छुपाता है। डबल बताता है, कॉम्प्लेक्स छुपाता है। तो जो बताता है उसी के सारे आयंस का टेस्ट कर पाओगे या जो छुपाएगा उसके आयंस का टेस्ट कर पाओगे, जो बताएगा। यानी कि अगर हम मैं बात करें कंस्टिट्यूएंट आयंस का पता लगाना है तो कहां पता लगा सकते हो, कौन से क्रिस्टल में, डबल सॉल्ट के क्रिस्टल में या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के क्रिस्टल, डबल सॉल्ट के क्रिस्टल में, सिंपल सी बात है। अब अगर हम बात करें कौन ऐसा है जो अपने आयंस की आइडेंटिटी छुपा रहा है, बताना जरा। यानी वो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है या इनकम्प्लीटली आयोनाइज हो रहा है, इनकम्प्लीटली आयोनाइज हो रहा है। अरे हाँ ना बोलो भाई। यानी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डबल सॉल्ट में सिर्फ सामान्य सा अंतर है कि भाई डबल सॉल्ट जो होता है ना, वो क्या करता है, वो अपनी आयंस की आइडेंटिटी को छुपाता है। इस वजह से डू नॉट गिव द टेस्ट ऑफ ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन। सिंपल सी बात है, वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। इसका भी कारण है, क्यों नहीं होगा सर, अभी हम आगे समझेंगे कि हम आगे बात समझेंगे कि देखो पानी के अंदर आयोनाइज कौन होगा भाई, जिसका अगर हम बात करें जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो,
मान लीजिए किसी के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही ना लग रहा हो, तो वो आयनाइज ही नहीं होगा। अब सुनना जरा गौर से, क्रिस्टल को लिया, पानी में डाला, पानी में डालने के बाद अपने सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस में फैल गया, तो क्या अपने सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस का आइडेंटिटी वो छुपा रहा है या बता रहा है? बता रहा है। तो क्या आसानी से आप टेस्ट कर पाएंगे या नहीं टेस्ट कर पाएंगे? क्या वो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है? अच्छा, डबल सॉल्ट तो ये हो गया। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है? क्या वो सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस की आइडेंटिटी को बताएगा आपको? नहीं बताएगा। यानी आप सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस का टेस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या वो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है? तो जवाब है नहीं हो रहा है। तो सिंपल, बस इतना सा अंतर है। अगर मैं बात करूं KCl MgCl2 डॉट 6H2O हुआ, कार्नेलाइट हुआ, या मोहर सॉल्ट हुआ, या पोटाश अलम हुआ, इनमें से आप कुछ भी ले लीजिए, ये तीनों को कहा गया डबल सॉल्ट। यानी ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस की, यानी जिस आयन से मिलकर ये लोग बने हुए हैं, जैसे K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24 वाटर, आपने कहा ना इसका कि ये जो है ये डबल सॉल्ट है, कह रहा है कार्नेलाइट में। सर समझ में आ गया कि मान लो कंस्टिट्यूएंट आयन कौन होगा? K+Cl- Mg+2Cl-, यही होगा कि नहीं होगा कंस्टिट्यूएंट आयन? अच्छा, एक इसमें बताओ, इसमें KlSO4 का होल ट्वाइस डायरेक्ट लिख दिया है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं होता है। K2 अगर हम बात करें K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24 वाटर, वो सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। तो एक बात तो, K प्लस है ये बताएगा, Al प्लस है बताएगा, SO4-2 है बताएगा, समझ रहे हो? जबकि ये जो है, अब अगली लाइन क्या लिखती है? K4FeCN6 डू नॉट डिसोसिएट इनटू Fe2+ एंड Cn- आयन, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। एनसीईआरटी ने ऐसी एक बात नहीं है जो आपको बताई नहीं है, वो हर बात कहती है, उसको आपको बस सुनना होता है ढंग से। क्या उसने बोला कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट है कौन? तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो है जो कंप्लीटली आयोनाइज होता है? नहीं होता है। डबल सॉल्ट होता है। कौन? कंप्लीटली जो आयन, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक। अगर हम बात करें, क्या हुआ? क्या पढ़ाई करो तुम लोग? अभी सुनो मेरी बात को। अगर मैं तुमसे बात करता हूं, अगर हम तुमसे बात करते हैं, ढंग से सुनना मेरी बात को। अगर हम बात करते हैं, अभी फाउंडर सर आएंगे इसलिए, समझ रहे हो? अब सुनो मेरी, हाँ एपी सर आएंगे अभी, सुनो, इसीलिए वही मैसेज आया था यार। सुनो, अब अगर हम बात करते हैं, थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिएगा सर, वो ऑन द वे हैं, वो आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें, सुनने की कोशिश करना बेटा। एक बात हम बताएं, तुम्हारी हैसियत से बहुत बड़े इंसान है, समझ रहे हो? समझो तो सही। अरे यार, कम से कम रिस्पेक्ट देना सीख जाओ। जिस कंपनी में बैठे हुए हो ना, जिस कंपनी में बैठ के शिक्षा ले पा रहे हो ना, उसी कंपनी का फाउंडर है वो आदमी। हैव सम रिस्पेक्ट यार, नॉट एज अ फाउंडर बट एज एन इंडिविजुअल, की इतना कुछ अचीव किया है सामने वाले इंसान ने, समझ रहे हो? आपकी औकात क्या है? 12वीं पास नीट ड्रॉपर? कौन है एपी? हैव सम सेंस, नॉट एज अ फाउंडर। आई एम अगेन सेइंग दैट जीवन में कभी भी डिसरेस्पेक्ट करने से पहले ये सोच लेना कि क्या आप डिसरेस्पेक्ट करने के लायक हैं आप एटलीस्ट। अगर आप हो तो जरूर कीजिएगा, अगर नहीं हो तो एडमायर कीजिएगा टिल द टाइम, ठीक है? चलो एनीवे, अगर हम बात करते हैं दुनिया में किसी भी इंसान के लिए, मैं तुमको एक बात बोल रहा हूं कि कौन है भैया इस कंपनी का मालिक है, समझे? यूनिकॉर्न का मालिक है, न जाने कितने बड़े इन्वेस्टमेंट का मालिक है। पूरा जीवन बीत जाएगा ना, पूरा क्लिनिक का अगर चेन भी खोल लोगे तो पैसा नहीं बना पाओगे उतना, जितना एगो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं सीधा सीधा। भाई एटलीस्ट इसके लिए सोचो यार। और कोई बात नहीं, मतलब एज एन ह्यूमन डॉक्टर बनने चले हो यार तुम। हम एगो कहानी बताते हैं। हमारे बाबा जी थे, ठीक है? एंड मूवमेंट पे क्या हुआ कि एंड मूवमेंट पे हम बहुत बड़े हॉस्पिटल में उनको दिखा रहे थे, प्रॉब्लम थी। लेकिन गोरखपुर का एक नॉर्मल नॉर्मल सा डॉक्टर है, टाइमिनियर हॉस्पिटल है, रेडिएशन ब्लू के जस्ट बगल में, ठीक है, मोहद्दीपुर में। डॉक्टर शशिकांत दीक्षित नाम था उनका। एंड मूवमेंट पे अंतिम दिन, मरने से पहले 1 मिनट पहले तक अगर जो उनसे बात निकल रही थी कि हमको उसी डॉक्टर के यहाँ जाना है। 7 साल ट्रीटमेंट लिया था उस डॉक्टर ने, और सिर्फ अपनी क्या करता था, ऐसा नहीं था कि हाँ डॉक्टर भी अच्छा है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी बातें इतनी प्यार थी। और एक 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 लोगों के मुंह से मैंने नहीं सुनी थी, कम से कम 4। मतलब मेरा एक दोस्त है सुयस, उसके बाबा जी अभी गए नहीं है, ठीक है, मतलब अभी हैं, समझ रहे हो? तो उनके मुंह से, उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है हमको उन्हीं के यहाँ जाना है।
तो डॉक्टर बनने से पहले डॉक्टर जैसी अपनी भाषा शैली आप रखिए। आधी बात तो आपकी बातों से सही हो। और एक बात मैं बता दे रहा हूं, हाव भाव ही डिसाइड करेंगे कि आपको सही जगह पे पहुंचना चाहिए या नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही काफी हद तक ये इस बात को निर्धारित कर देगी कि आप किस चीज के नेचर आपको अट्रैक्ट करना चाहती है या रिपेल करना चाहती है। बातें करोगे नेटफ्लिक्स वाली, उस पर भी इतनी गंदी गंदी बातें नहीं होती हैं जितना तुम हॉस्टल में बैठ के कर लेते हो। कौन? नहीं बेटा, बिल्कुल करो, लेकिन सबसे मत करो। दुनिया को मत बताओ कि तुम इतने गंदे हो। एनीवे anyway, सुनो मेरी बात को। आपने क्या किया? सबसे पहली चीज, आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया। बात नहीं, इधर सुनो। एक्वस सॉल्यूशन लिया आपने। एक्वस सॉल्यूशन किसका लिया? सॉल्ट का। दूसरा भी एक्वस सॉल्यूशन लिया, कंटेनर में डाला, हीट किया, पानी उड़ाया, बचा क्या? क्रिस्टल। क्रिस्टल को लेके गए लैब में, लैब में ले जाने के बाद वापस पानी में डाल दिया। अगर मैं तुमसे बात करता हूं, कंप्लीटली वो आयोनाइज हो गया। अगर मान लीजिए लैब में लेके गए और सबसे पहली चीज वो क्या हो गया? कंप्लीटली आयोनाइज हो गया। जैसे ही आपने पानी में डाला तो वो तुरंत क्या हो गया? कंप्लीटली आयोनाइज, यानी अपने सारे आयंस में टूट गया। अगर हम बात करें कंप्लीटली आयोनाइज हो गया, मतलब वो कैसा सॉल्ट है? डबल सॉल्ट। अगर वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, डू नॉट आयोनाइज, आयोनाइज कंप्लीटली। अगर वो पानी के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, पूर्णतः आयोनाइज हो रहा है, यानी कि क्या वो अपने अंदर प्रेजेंट सारे आयंस का टेस्ट देगा या नहीं देगा? ये मुझे बताओ। तो दूसरी बात मैं कहता हूं, गिव टेस्ट ऑफ, गिव टेस्ट ऑफ, गिव टेस्ट ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। क्या अगर हम बात करें, गिव टेस्ट ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का वो क्या करेगा? बोलो जल्दी, टेस्ट देगा। और जबकि अगर हम बात करें, अगर ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है तो क्या वो अपने सारे आयंस का टेस्ट देगा या नहीं देगा? तो आंसर क्या है? डू नॉट गिव, डू नॉट गिव, डू नॉट गिव, डू नॉट गिव द टेस्ट ऑफ, द टेस्ट ऑफ, तुम लोग का मुंह देख रहे हो, तुम लोग भी लिखो। डू नॉट गिव द टेस्ट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, डू नॉट गिव द टेस्ट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। अच्छा, पीछे वाला लिखे ही नहीं हो? छापो इसको पहले, ये पहले छाप, ये एनसीईआरटी की लाइन छापोगे क्या? ये लिखो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट 1, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट 2 को लेके एक कंटेनर में इकट्ठा किया, हीट किया, जो बचा क्रिस्टलाइज करने के बाद या हीट करने के बाद या इवोपरेट करने के बाद, इवोपरेट करने के बाद इसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट 1, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट 2। अच्छा, एक बात और लिख लेना, दो शब्द आते हैं केमिस्ट्री में, एक आता है रेडिकल और एक आता है फ्री रेडिकल। एक शब्द आता है रेडिकल और एक आता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, एक होता है रेडिकल और एक होता है फ्री रेडिकल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पेसीज को हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पेसीज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पेसीज को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पेसीज को हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। रेडिकल हम किसको बोलते हैं? तो रेडिकल हम किसको बोलते हैं? चार्ज को। किसको बोलते हैं? चार्ज को, केटायन को, एनायन को। क्या बोलते हैं? केटायन और एनायन के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? रेडिकल। और फ्री रेडिकल वर्ड यूज करेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पेसीज के लिए। तो एक होता है रेडिकल, एक होता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पेसीज के लिए, और अगर हम बात करें रेडिकल, चार्ज के लिए। चले,
क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है सिंपली हीट करना, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन बोले, इवापोरेशन बोले, हीटिंग बोले, वो सेम बातें होती है। क्रिस्टल बनाने का मतलब क्या है? हीट करके मॉइस्चर उड़ा के जो बचा हुआ पार्ट है उससे क्रिस्टल आपने बनाया, ठीक है। चलिए आगे चले, आगे चले, आगे आते हैं। डबल सॉल्ट कंप्लीटली, एक मिनट रुक जाओ फिर मुझे लिख ही लेने दो। डबल सॉल्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है। कंप्लीट आयोनाइज का मतलब पूर्णतः आयोनाइज हो रहा है, पूर्णतः आयनकृत हो रहा है, मतलब अपने आयंस में टूट रहा है। इसका मतलब गिव टेस्ट ऑफ ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस। यानी कि अगर तीसरी बात करें, क्या ये अपने आयंस की आइडेंटिटी छुपा रहा है या बता रहा है, ये मुझे बता रहा। तो यहां पे अगर हम बात करें, डू नॉट हाइड द आइडेंटिटी ऑफ, डू नॉट हाइड द आइडेंटिटी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन, जिससे मिलके वो बना हुआ है। डू नॉट हाइड द आइडेंटिटी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस की आइडेंटिटी को छुपा नहीं रहा है। डू नॉट हाइड द आइडेंटिटी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। और यहां पे अगर हम बात करें, इसके लिए क्या कहा जाता है? हाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ, हाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ, आइडेंटिटी ऑफ, आइडेंटिटी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, hides the identity of its constituent, hides the identity of its, hides the identity of its constituent ion। अपने constituent ions की आइडेंटिटी को छुपाता है ये, ठीक है। अपने constituent ions की आइडेंटिटी को छुपाता है। चलो लिखते रहना, एक मिनट सुन लो पहले, इधर एनसीईआरटी में देख लो। अब लाइन पढ़ो। बोथ डबल सॉल्ट as well as complex are formed by the combination of two or more stable compound, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन एक का लिया, दूसरे का लिया, दोनों को मिक्स करके हीट किया, पानी को उड़ाया, क्रिस्टल को ले गए लैब में, पानी में डाला, कंप्लीटली आयोनाइज हो गया, कह दिया साहब क्या है? डबल सॉल्ट। अगर नहीं आयोनाइज हो रहा है, कह दिया क्या साहब? कैसा है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। यानी जो कंप्लीटली आयोनाइज होगा वो अपने सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस का टेस्ट देगा, जो नहीं होगा वो अपने सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस का टेस्ट नहीं देगा। यानी कि जो टेस्ट दे रहा है वो अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा रहा है, और जो टेस्ट नहीं दे रहा है वो आइडेंटिटी छुपा रहा है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है? बोथ डबल सॉल्ट एज वेल एज कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड इन स्टाइक्योमेट्रिक। अब सवाल एक स्टेटमेंट बेस में आज तक नहीं पूछा गया, बट यस माइट पॉसिबल कि वो पूछा जा सकता है कि आप जो दो सॉल्ट मिक्स कर रहे हैं, क्या फिक्स प्रपोर्शन बाय वेट में मिक्स कर रहे हैं या फिर वो फिक्स नहीं है? तो आंसर क्या है? फिक्स प्रपोर्शन बाय वेट। तो एनसीईआरटी का देखो, इस लाइन को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। यहां पे अगर हम बात करें फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय वेट, फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय वेट, बाय वेट, फिक्स प्रपोर्शन बाय वेट, तो यहां पे ध्यान दीजिए क्या लिखता है? हाउएवर दे डिफर इन फैक्ट दैट डबल सॉल्ट सच एज, इस बात से वो डिफर करते हैं कि डबल सॉल्ट जैसे कि कार्नेलाइट हुआ, आपका कौन सा हुआ? मोहर सॉल्ट हुआ, पोटाश अलम हुआ, ठीक है, डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस कंप्लीटली। मतलब कि डबल सॉल्ट जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, जबकि अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। आगे क्या लिखता है? When dissolve in water, सिंपल सी बात है, क्रिस्टल को लेके पानी में डालोगे तो वो कंप्लीटली अगर अपने आयंस में डिसोसिएट हो गए तो अपने आयंस की आइडेंटिटी को छुपा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं, अपने सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस का टेस्ट भी देंगे। एनसीईआरटी ने अगली बात क्या लिखी? हाउएवर कॉम्प्लेक्स आयन सच एज FeCN6 4- और of K4FeCN6 do not dissociate into Fe2+ and Cn- आयन। इसका मतलब एनसीईआरटी ने क्या बोला कि ये जो था, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो था, इसने कहीं नहीं बताया कि मेरे अंदर Cn- है, मेरे अंदर Fe+2 है। यानी कि ये अपने आयंस की आइडेंटिटी को छुपा रहा है, ये दुनिया को बता नहीं रहा है कि मेरे अंदर कौन कौन सा आयन है, और ये जबकि पूरी तरीके से बता देंगे मेरे अंदर ये आयंस प्रेजेंट है। यानी अपने सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस का टेस्ट देंगे और ये अपने सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस का टेस्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? ये अपने आयंस की आइडेंटिटी नहीं छुपा रहा है और ये अपने आयंस की आइडेंटिटी छुपा रहा है। एनसीईआरटी ने सिर्फ इतनी बात लिखी है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट के बारे में। जो सवाल आपको देखने को मिलेगा वो जनरली आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है मित्र? पहला सवाल
सवाल ये मिल सकता है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, पहले तो ये बताइए। दूसरा सवाल इसको और पूछ देगा, विच इज नॉट अ डबल सॉल्ट, यही चारों ऑप्शन रखे जाएंगे। तीसरा ऑप्शन आपसे ये पूछ लिया जाएगा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डबल सॉल्ट, यानी कि अगर ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, डबल सॉल्ट होते हैं। ठीक है, 3 सवाल से ज्यादा इस एनसीईआरटी के सेगमेंट से बाहर नहीं निकला जा सकता। अब सुनना जरा गौर से, एक एक बात को समझना कि अब अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ना, यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जो डबल सॉल्ट है वो आयनिक कंपाउंड था, जो डबल सॉल्ट है वो आयनिक कंपाउंड था, जो डबल सॉल्ट है वो आयनिक कंपाउंड था। जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ना, इसी को हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। तो अगर हम बात करें सिंपल सॉल्ट, आयनिक कंपाउंड है। सिंपल सॉल्ट क्या है? आयनिक कंपाउंड। अगर हम बात करें डबल सॉल्ट, काफी हद तक आयनिक कंपाउंड है। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कौन होता है, बोलो जल्दी। तो अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, महज और महज कौन होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सुनते ही पहला दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है? क्या इसके अंदर आयनिक बॉन्ड होगा, कोवेलेंट होगा, या कोवेलेंट जैसा कोऑर्डिनेट ही होगा? कौन होगा? सिंपल में अगर हम बात करते हैं, कौन सा होगा? आयनिक होगा, कोवेलेंट होगा, या कोऑर्डिनेट होगा? बताइए क्या होगा? कौन सा होगा? कोऑर्डिनेट। पानी के पास स्पेशल पावर है किसको तोड़ने की? आयंस को सेपरेट करने की। ऐसा थोड़ी है कहीं हमने पूरे एंटायर केमिस्ट्री में पढ़ा कि कोवेलेंट बॉन्ड को या कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ने की पावर है, नहीं है। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जो लिंक्ड होंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किससे बनता है? शेयरिंग से। तो शेयरिंग में कोई आयन और कैटायन जैसा रोल है नहीं। तो कंप्लीटली ना आयोनाइज होने का मतलब क्या है? कंप्लीटली ना आयोनाइज होने के पीछे का कारण है उनके अंदर प्रेजेंट क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डबल सॉल्ट आयोनाइज हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड में कैटायन और एनायन को अलग करने में तो माहिर ही अब पानी, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ने में थोड़ी माहिर है भाई। बात समझ में आई या नहीं आई? तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर कैसा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और उसको पानी में आप डालते रहो, डालते डालते मर जाओ तो भी नहीं वो आयनाइज होगा भाई। वो अपने आयंस की आइडेंटिटी को छुपाएगा ही छुपाएगा, कंफर्म है छुपाएगा। बाकी इसके अलावा बहुत ज्यादा नहीं घुसना होता है। आज तक सवाल नहीं पूछा गया एग्जाम के अंदर डबल सॉल्ट के ऊपर, बस एक बार सवाल पूछा गया है, वो भी कब पूछा गया? रिसेंट पेपर में पूछा गया, ओवरसीज वाले में। ठीक है, वरना आज तक डबल सॉल्ट पे सवाल नहीं पूछा गया है। तो सर आगे नहीं पूछा जाएगा। एनसीईआरटी में जितना दिया है उससे ही पूछेगा, उससे बाहर थोड़ी पूछ देगा वो तुमसे। अब पूछना भी होगा 2-3 बार पूछ के उसके बाद पूछेगा, इसलिए बहुत ज्यादा सॉल्ट पे नहीं। हाँ, सॉल्ट में 2 बातें याद रखनी है आपको। क्या याद रखना है? कि भाई देख, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगा किस बात को तू लेके, रेडिकल और फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज को बोलते हैं, जबकि रेडिकल, रेडिकल का मतलब देखो, फ्री रेडिकल, रेडिकल शब्द कहां से आया? रेडिकल शब्द आया कहां से? सबसे पहला सवाल तो ये, जैसे होता नहीं, कहा नहीं जाता है कुछ लोगों की विचारधारा बड़ी रेडिकल है। ठीक है, कहा जाता है कि कुछ लोगों का मतलब ना सोच बहुत रेडिकल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बीजेपी कांग्रेस की जब भी बात होती है तो हमेशा कहा जाता है कि बीजेपी वाले थोड़े रेडिकल हैं। प्लीज निराश ना हो जो भी कोर वोटर हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। लालू जी के जैसे कोर वोटर है तो एकदम रेडिकल है लालू जी को लेकर कि नहीं हम लालू जी को वोट देंगे। देना भी चाहिए, महान नेता है। हाँ, उसका बेटा नहीं महान नेता है, एक बात और हम कहेंगे, ठीक है। अगर दूसरी हम बात करते हैं नीतीश बाबू को, अच्छा नेता है नो डाउट, एक काम 2 काम तो बहुत अच्छा किया है, ठीक है। वो अलग की बात है, बार बार पलटी मारता रहता है, लेकिन कुछ चीजों में बड़ा अच्छा आदमी है वो, ठीक है। होम मिनिस्ट्री हमेशा अपने पास रखता है, तो रेडिकल है वो कुछ चीज को लेके। होम मिनिस्ट्री को लेकर रेडिकल है कि भैया पुलिस प्रशासन तो अपने हाथ में रखेंगे, चाहे तुम जो कर लो, सरकार बनाओ या ना बनाओ, और पुलिस प्रशासन अपने हाथ में रखेंगे। अब जैसे कि हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ हैं, वो भी रेडिकल है, कुछ चीज को लेके एकदम रेडिकल है कि प्रशासन व्यवस्था में लेके वो एकदम रेडिकल है वो आदमी, ठीक है। अखिलेश जी भी रेडिकल है, डेवलपमेंट को लेके वो रेडिकल है आदमी। समझ रहा हो मेरी बात को? कि नहीं हमको सड़क बनानी है, वर्ल्ड क्लास सड़क बनानी है, तो बनाएगा वो आदमी। अब जैसे देखिए रेडिकल क्या होता है ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव लोगों को कहा जाता है, बहुत ज्यादा किसी थॉट प्रोसेस के प्रति कोई रिएक्टिव हो सकता है। तो फ्री रेडिकल भी एक इंटरमीडिएट है और रेडिकल भी एक इंटरमीडिएट है, रिएक्टिव दोनों है। अब एक केटायन है, एक एनायन है, और एक क्या है? फ्री रेडिकल है। केटायन भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, केटायन भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, एनायन भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, और फ्री रेडिकल भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। फर्क क्या है? कि फ्री रेडिकल उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम बात करें केटायन और एनायन, वहां यूज किया जाता है जहां पे रिएक्टिव स्पीसीज होती हैं। तो रेडिकल और फ्री रेडिकल में कोई अंतर नहीं है। रेडिकल शब्द का मतलब है रिएक्टिव, रिएक्टिव केटायन भी है, रिएक्टिव एनायन भी है, रिएक्टिव जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन भी है। हाँ, अलग अलग नाम से इसलिए बताते हैं, रेडिकल नॉर्मली कह देते हैं केटायन और एनायन के लिए, और फ्री रेडिकल किसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए।
यहां से ऑर्गेनिक तक में आपने देखा ही देखा है। कार्बोकेटायन को आप क्या कह रहे हो? इंटरमीडिएट कह रहे हो। कार्बोएनाइन को क्या कह रहे हो? इंटरमीडिएट। कार्बन फ्री रेडिकल को क्या कह रहे हो? इंटरमीडिएट। रिएक्टिव तीनों में से बता दो कौन कम कौन ज्यादा है? तीनों रिएक्टिव है गधा। राइट, फ्री रेडिकल कहां कौन कह दिया फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। कैटायन भी रिएक्टिव, एनायन भी रिएक्टिव, फ्री रेडिकल भी। समझ रहे हो? तो रेडिकल शब्द का मतलब है चार्ज, चार्ज नहीं होता है रेडिकल शब्द का मतलब। रेडिकल का मतलब है रिएक्टिव, और रिएक्टिव कौन होता है? चार्ज। इसलिए चार्ज को ही क्या बोल दिया जाता है? रेडिकल बोल दिया जाता है। तो रेडिकल का मतलब चार्ज इसलिए हमने लिखा है क्यों? क्योंकि रेडिकल का मतलब है रिएक्टिव, और चार्ज बहुत रिएक्टिव होते हैं। अब फ्री रेडिकल अगर वर्ड आ गया मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट में, जो डबल सॉल्ट है उसमें आयनिक बॉन्ड है, जैसे ही पानी में डालोगे आयंस में टूट जा रहा है। और जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो पानी में डालते रह जाओ, थक जाओगे डालते डालते, वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। तो सिंपल सी अगर हम बात करें, एक तो रेडिकल और एक फ्री रेडिकल को याद रखना है आपको। दूसरी बात अगर हम बात करें कि ये अपने आयंस की आइडेंटिटी को छुपाता है, ये अपने आयंस की आइडेंटिटी को बताता है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें, कहां तक नोट कर लिया था तुम लोगों ने? ये करो फटाफट, छापो। हो गया? नहीं हुआ है? चलो छापो इसको। लिख लेना साइड में, रेडिकल शब्द का मतलब होता है रिएक्टिव। एनीथिंग, जो कोई भी रिएक्टिव है उस सबको रेडिकल कहा जाता है। अरे वहां फ्री रेडिकल सुनते हो, सॉल्ट एनालिसिस में जाकर सुनोगे एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल। एसिड रेडिकल क्या है? कैटायन है और एक एनायन है। तो एनायन क्या है? चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल होगा, रिएक्टिव होगा, तो उसे हम बोल देंगे रेडिकल वहां पे। यहां पे अगर हम बात करें कि फ्री रेडिकल क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज, वो भी इक्वली रिएक्टिव होगा, तो उसे हम बोल देंगे क्या आपका? उसे हम आराम से नाम दे देंगे कि भैया ये भी रेडिकल है, लेकिन ये फ्री रेडिकल है, बस इतना फर्क होता है। चलें आगे चलें। नोट कर लिया सवाल? इससे पहले नोट करो, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट? तुम चार बार ऑप्शन मत लिखना, ठीक है? तुम सवाल चेंज कर लेना। पहला सवाल ये लिखो, विच अमॉन्ग द, तीन लाइन छोड़ दो, तीन लाइन छोड़ दो, ऑप्शन यही रखो तुम, ऑप्शन बस यही रखो, तीन लाइन छोड़ देना बस, कि तीन पैटर्न पे तुमसे मैक्सिमम सवाल पूछेगा वो, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। दूसरा ये पूछ लेगा विच इज नॉट अ डबल सॉल्ट, और तीसरा पूछ लेगा विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डबल सॉल्ट। अब इनमें से तुमसे अगर हम बात करें, तुम एक काम करो, तीन लाइन बस लिखो, तीन लाइन, तीन लाइन बस छोड़ो, और ये पहला, ये ऑप्शन एक